दोस्तों, टैरिफ लगाने के बाद भी भारत के सामने झुकता नजर आ रहा है अमेरिका। भारत अमेरिका के बीच बड़ी डील होने वाली है। इस मामले में करना पड़ा है समझौता। दोस्तों, 27 अगस्त 2025 यह वो तारीख है जिसे दुनिया की आर्थिक और रणनीतिक इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने भारत के खिलाफ एक ऐसा फैसला सुनाया जिसकी गूंज वॉशिंगटन से लेकर दिल्ली, मॉस्को और बीजिंग तक सुनाई दी। ट्रंप प्रशासन ने ऐलान किया कि भारत से आने वाले सामान पर 50% का सेकेंडरी टैरिफ लगाया जाएगा। यह कोई मामूली टैक्स नहीं था दोस्तों, यह एक सीधा आर्थिक हमला था। एक ऐसी तलवार जो भारत के अरबों डॉलर के एक्सपोर्ट बिजनेस को एक झटके में तबाह कर सकती थी। अमेरिका का तर्क सीधा था। भारत रूस से लगातार कच्चा तेल खरीद रहा है और ऐसे करके वह यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस के अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर रहा है। यह खबर जैसे ही बाहर आई, दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने कहना शुरू कर दिया कि भारत अब बुरी तरह फंस चुका है। एक तरफ अमेरिका का दबाव, दूसरी तरफ रूस की दोस्ती। भारत के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति बन गई थी। लेकिन दोस्तों, यह तो वह कहानी थी जो दुनिया को दिखाई जा रही थी। दिल्ली में बैठे भारत के रणनीतिकार इस अमेरिकी हमले का इंतजार शायद पहले से ही कर रहे थे और उन्होंने एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर रखा था जिसकी भनक ना तो अमेरिका को थी, ना चीन को और ना ही पाकिस्तान को। भारत पर टैरिफ लगने से ठीक पहले अमेरिका और भारत के बीच कुछ ऐसी डील हुई है जिसकी तरफ शायद ही किसी का ध्यान गया है। तो खेल शुरू होता है 27 अगस्त 2025 की उस सुबह से, जब अमेरिकी सरकार ने ऑफिशियली तौर पर भारत पर सेकेंडरी टैरिफ लगाने का ऐलान किया। अब आप पूछेंगे कि यह सेकेंडरी टैरिफ क्या बला है। समझिए दोस्तों, अमेरिका ने पहले से ही भारत के कुछ सामानों पर 50% का टैरिफ लगा रखा था, लेकिन अब ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट IEPA जैसे खतरनाक कानून का इस्तेमाल करते हुए 25% का अतिरिक्त टैरिफ और ठोक दिया है भारत के ऊपर। यानी कुल मिलाकर 50% का भारी भरकम टैक्स। यह फैसला भारत के उन सेक्टर्स पर कहर बनकर टूटने वाला था जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। दोस्तों, जरा भारत और अमेरिका की जीडीपी स्ट्रक्चर को समझिए। अमेरिका की कुल जीडीपी लगभग 30.24 ट्रिलियन डॉलर है और इसमें से एग्रीकल्चर यानी खेती का हिस्सा सिर्फ 0.9% है। इंडस्ट्री का हिस्सा लगभग 18.9% है, जबकि सर्विस सेक्टर अकेले 80.2% हिस्सेदार रखता है। दूसरी तरफ भारत की जीडीपी लगभग 4.27 ट्रिलियन डॉलर है और इसमें एग्रीकल्चर का हिस्सा अब भी बहुत बड़ा है, करीब 17.7%। इंडस्ट्री लगभग 27.6% है और सर्विस सेक्टर 54.7% पर खड़ा है। इस तुलना से साफ है कि अमेरिका पूरी तरह सर्विस सेक्टर पर टिका है, जबकि भारत के पास एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों की मजबूत नींव है। यानी अमेरिकी टैरिफ भारत को हिला नहीं सकते, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था का आधार बिल्कुल अलग है और करोड़ों लोगों की आजीविका इससे जुड़ी है। हमारा टेक्सटाइल उद्योग जो लाखों लोगों को रोजगार देता है, हमारी शानदार ज्वेलरी जिसकी चमक पूरी दुनिया में है, हमारा झिंगा एक्सपोर्ट और हमारे हाथों से बने खूबसूरत हैंडीक्राफ्ट्स, यह सब सीधे सीधे निशाने पर थे। इसका मतलब यह था कि भारत का जो कपड़ा अमेरिका में डॉलर का बिकता था, वह अब $50 का हो जाता है। जाहिर है, कोई भी अमेरिकी खरीदार इतना महंगा सामान क्यों खरीदता? वो तुरंत भारत को छोड़कर बांग्लादेश, वियतनाम या किसी और देश की तरफ चला जाता। अमेरिका की यह चाल बहुत सोची समझी थी। वो भारत को आर्थिक चोट पहुंचाकर घुटनों पर लाना चाहता था, ताकि भारत डरकर रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। ट्रंप प्रशासन पूरी दुनिया को यह संदेश देना चाहता था कि जो भी देश रूस के साथ खड़ा होगा उसका यही हश्र होगा। यह अमेरिका की दादागिरी का एक क्लासिक उदाहरण था, जहां वह अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दूसरे देशों की विदेश नीति को कंट्रोल करना चाहता है। इस फैसले के बाद दोस्तों, पाकिस्तान और चीन में बैठे भारत के दुश्मन मन ही मन खुश हो रहे थे। उन्हें लगा कि आखिरकार अमेरिका ने भारत को सबक सिखा ही दिया और अब भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाएगी। लेकिन वह यह नहीं जानते थे कि यह तो सिर्फ शतरंज की बिसात पर पहला मोहरा था। असली खेल तो अभी बाकी था। भारत ना तो डरा ना ही झुका, बल्कि उसने
इस अमेरिकी हमले को एक ऐसे अवसर में बदलने की तैयारी कर ली थी जो आने वाले सालों में भारत को एक ग्लोबल सुपर पावर बनाने की नींव रखने वाला था। दोस्तों लेकिन रुकिए, कहानी में असली रोमांच तो अब शुरू होता है। जिस दिन अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ का ऐलान किया, उससे ठीक 48 घंटे पहले यानी 25 अगस्त 2025 को दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच एक हाई वोल्टेज वर्चुअल मीटिंग चल रही थी। यह थी भारत अमेरिका 2+2 इंटरनेशनल डायलॉग। इस मीटिंग में भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी नागराज नायडू और रक्षा मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी नेगी मौजूद थे। वही अमेरिका की तरफ से साउथ एशिया मामलों की सीनियर अधिकारी बेथानी मॉरिशियन और इंडो पैसिफिक सुरक्षा मामलों के असिस्टेंट डिफेंस सेक्रेटरी JDR रॉयल। अब आप सोचिए यह कितना अजीब है। एक तरफ अमेरिका भारत पर इतिहास का सबसे बड़ा टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है और दूसरी तरफ उसके टॉप अधिकारी भारत के साथ बैठकर रक्षा और सुरक्षा सहयोगी बढ़ाने की कस्में खा रहे हैं। यह कैसा खेल है? क्या अमेरिका भारत को धोखा दे रहा था या फिर यह भारत की कोई बहुत बड़ी कूटनीतिक चाल थी? इस मीटिंग के बाद जो खबर बाहर आई उसने पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों को हैरान कर दिया। दोनों देशों ने भारत अमेरिका मेजर डिफेंस पार्टनरशिप के लिए एक नए 10 साल फ्रेमवर्क पर साइन करने की सहमति जताई है। जी हां दोस्तों, पूरे 10 साल का रक्षा समझौता। इसमें सिर्फ हथियार खरीदना बेचना शामिल नहीं था, बल्कि डिफेंस, इंडस्ट्रियल सहयोग, साइंस और टेक्नोलॉजी में पार्टनरशिप, मिलिट्री ऑपरेशन में तालमेल और सबसे बढ़कर खुफिया जानकारियों को साझा करना भी शामिल था। अब सवाल यह उठता है कि अगर अमेरिका भारत से इतना ही नाराज था कि उसने 50% का टैरिफ लगा दिया, तो फिर वह भारत के साथ 10 साल का इतना बड़ा डिफेंस एग्रीमेंट क्यों कर रहा था? यहीं पर छिपा है भारत का वो मास्टर स्ट्रोक जिसे समझने में दुनिया को वक्त लगेगा। भारत ने अमेरिका को उसी के जाल में फंसा लिया था दोस्तों। भारत ने अमेरिका को यह दिखा दिया कि अगर तुम्हें इंडो पैसिफिक में चीन को रोकना है, अगर तुम्हें एशिया में एक भरोसेमंद साथी चाहिए, तो तुम्हें भारत की जरूरत पड़ेगी। टैरिफ लगाकर तुम हमें आर्थिक चोट पहुंचा सकते हो, लेकिन हमारी रणनीतिक अहमियत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह भारत का डबल गेम था, एक ऐसी शानदार रणनीति जहां भारत एक ही समय में अपने दोनों दुश्मनों को साध रहा था। एक तरफ रूस से सस्ता तेल लेकर अपनी एनर्जी सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा था, तो दूसरी तरफ अमेरिका से डिफेंस डील करके चीन और पाकिस्तान पर नकेल कस रहा था। यह वो कूटनीति थी जिसने दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों को भारत के हितों के लिए काम करने पर मजबूर कर दिया था। अब बात करते हैं दोस्तों उस गुप्त फायदे की जो भारत को इस टैरिफ वॉर से होने वाला था। जो दुनिया को भारत का नुकसान दिख रहा था, वो असल में भारत के लिए एक छिपा हुआ खजाना था। पहला और सबसे बड़ा फायदा था डॉलर के वर्चस्व पर सीधा प्रहार। दशकों से दुनिया का व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता आया है। डॉलर अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार है जिसके दम पर वह किसी भी देश पर प्रतिबंध लगा सकता है। भारत जब रूस से तेल खरीद रहा था तो उसने अमेरिकी डॉलर को पूरी तरह से बाईपास कर दिया। भारत ने रुपए रूबल मैकेनिज्म या फिर युवान रूबल व्यवस्था के तहत पेमेंट करना शुरू किया। यह सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम का बदलाव नहीं था, यह अमेरिकी बादशाहत की जड़ें पर सीधी चोट थी। दोस्तों, भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि बिना डॉलर के भी इंटरनेशनल ट्रेड संभव है, और यह बात अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभ रही थी। दूसरा गुप्त फायदा था नए बाजारों का खुलना। अमेरिका के 50% टैरिफ लगाने से यह तो तय था कि भारतीय टेक्सटाइल, ज्वेलरी और हैंडीक्राफ्ट के लिए अमेरिकी बाजार के दरवाजे लगभग बंद हो जाएंगे। पहली नजर में यह एक बड़ा नुकसान लगता है, लेकिन भारत के रणनीतिकारों ने इसे एक अवसर के रूप में देखा। भारत अब अपने इन प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करेगा और मध्य पूर्व, यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नए बाजारों में अपनी पेठ
बनाएगा। इससे भारत की इकोनॉमी और ज्यादा डाइवर्सिफाई होगी और दोस्तों वह किसी एक देश की दादागिरी से प्रभावित नहीं होगी। तीसरी और सबसे खतरनाक गुप्त फायदा छिपा था उस 10 साल के डिफेंस फ्रेमवर्क में। भारत सिर्फ अमेरिका से हथियार नहीं खरीद रहा था, असली खेल था टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का। भारत सिर्फ अमेरिका से हथियार नहीं खरीद रहा था, असली खेल था टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का। भारत की शर्त थी कि अमेरिकी डिफेंस कंपनियां भारत में आए, मेक इन इंडिया के तहत प्रोडक्शन करें और अपनी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी भारत को दें। भारत इस अमेरिकी टेक्नोलॉजी को अपनी स्वदेशी तकनीक से जोड़कर एक ऐसा हाइब्रिड डिफेंस इकोसिस्टम तैयार कर रहा था जिसकी ताकत का अंदाजा चीन और पाकिस्तान को सपने में भी नहीं होगा। यानी अमेरिका अपने ही पैसों से भारत को वो ताकत दे रहा था जिसके इस्तेमाल भारत भविष्य में अपने दुश्मनों के खिलाफ करेगा। यह थी असली चाणक्य नीति, जहां दुश्मन के हथियार से ही दुश्मन को मात देने की तैयारी की जा रही थी। चलिए अब इस पूरे खेल को जियोपॉलिटिकल्स के बड़े कैनवास पर देखते हैं और समझते हैं कि भारत के इस एक मूव ने चीन और पाकिस्तान को कैसे चारों खानों चित कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं ड्रैगन की। चीन की सबसे बड़ी ताकत उसकी इकोनॉमी है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी हिंद प्रशांत महासागर में उसकी घेराबंदी। भारत ने अमेरिका को अपने साथ खींचकर हिंद प्रशांत में चीन को घेरने की अपनी रणनीति को और मजबूत कर लिया है। क्वाड जैसे संगठन में माध्यम से भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर चीन की हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत ने रूस से अपनी दोस्ती को और गहरा करके चीन की उस नो लिमिट पार्टनरशिप की हवा निकाल दी जिसका दम वो भारत था। चीन हमेशा यह सोचता था कि रूस उसका बड़ा भाई है और हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन भारत ने रूस के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों और एनर्जी डील के जरिए यह साबित कर दिया कि मॉस्को के लिए दिल्ली भी उतनी ही अहमियत रखती है जितना बीजिंग। इसे कहते हैं डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक, जहां आपने अपने दुश्मन के सबसे करीबी दोस्त को भी अपने पाले में कर लिया। अब जरा पाकिस्तान की हालत देखिए। टैरिफ विवाद से पाकिस्तान को लग रहा था कि भारत अमेरिका के रिश्तों में दरार आ जाएगी और भारत कमजोर पड़ जाएगा जिससे उसे फायदा मिलेगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। भारत ने अमेरिका और रूस दोनों महाशक्तियों को एक साथ साधकर खुद को और ज्यादा ताकतवर बना लिया। इससे पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंच पर और भी ज्यादा अकेला हो गया। उसकी आर्थिक हालत पहले से ही खस्ता है और अब उसका सबसे बड़ा सहारा चीन भी भारत की कूटनीतिक चालों में उलझ कर रह गया। भारत की एनर्जी वेपनाइजेशन की रणनीति चीन को सबसे ज्यादा डरा रही है। रूस से भारी मात्रा में सस्ता कच्चा तेल खरीदकर उसे अपनी रिफाइनरियों में प्रोसेस करके और फिर तैयार पेट्रोल डीजल को दुनिया के दूसरे देशों को बेचकर भारत आने वाले समय में एशिया का सबसे बड़ा एनर्जी हब बनने की राह पर है। यह वह ताकत है दोस्तों जो भारत को इस क्षेत्र में आर्थिक और रणनीतिक दोनों तरह की बेहिसाब शक्ति देगी और यह चीन को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं होगा। अब आपकी बारी। आपकी इस डिप्लोमेटिक चेकमेट पर क्या राय है? क्या भारत ने अमेरिका को उसी के खेल में मात दे दी है? कमेंट्स में जरूर बताना। फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। मैं गौरव तेवतिया और आप लोग देख रहे थे टीटीआई स्टडी।